हेलो बच्चों। जैसा कि आज 2 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर था और पेपर बिल्कुल इजी पेपर आया है। हम बिल्कुल इजी इस पेपर को कह सकते हैं। तो आइए अब हम इसका जल्दी जल्दी से सॉल्यूशंस देख लेते हैं बच्चों। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अब हम देख सकते हैं। ठीक है ना। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फॉर मास डिफेक्ट 0.4%, ठीक है ना, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी बताओ 1 किलोग्राम मटेरियल के लिए। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ये मास डिफेक्ट, ठीक है, जो आइंस्टाइन वाला चैप्टर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस दे रखा, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चंस की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ने गलती कर दी। यहाँ पर बच्चे समझे होंगे कि जो पी टाइप्स है मटेरियल है उसमें वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को समझकर वहाँ पर होल्स को कर आए होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात थी वो थी जो पी टाइप मटेरियल है ना, उसमें इन्होंने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में पूछा है। तो आपको पता होगा जो हमारे पास पी टाइप होता है उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन सही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट सबको पता है, वोल्ट आएगी। फोर्थ क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से पूछा है, बहुत बार मैंने करवा भी रखा था ये क्वेश्चन। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो चार्ज पर बेस है, सेकंड लॉ हमारे पास एनर्जी पर बेस होता है। पांचवा क्वेश्चन ये भी बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। हरियाणा बोर्ड ने जो हर साल पैटर्न होता है वही इस साल भी पैटर्न रिपीट हुआ 80%, वही पैटर्न रिपीट हुआ। क्वेश्चन पी वाई क्या में बहुत बार मैंने बच्चों को करवाए हुए सर्कुलर, इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पर एंटर होती है तो हमारे पास आंसर कितना आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। और यदि हमारे पास 90 डिग्री पर एंटर होती है तो सर्कुलर हमारे पास इसका आंसर आता है। ठीक है ना। ये हमारे पास जो सोल्यूनॉइड का क्वेश्चन है बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है। एन स्केयर इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर 2 है तो 2 की पावर कितनी होगी, 4। ठीक है ना। तो 4 टाइम्स 3 होता तो 9 टाइम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बिकम 4 टाइम आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत बार क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड ने रिपीट किया है, लगभग 10-12 बार क्वेश्चन पूछा है। एक्सेलरेटेड, जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, उसको हम एक्सेलरेट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास प्रोड्यूस होती है। ठीक है। 2D सेंटीमीटर वाले फोकस लेंथ की हर साल पूछा जाता है, -50 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। वाले फोकल लेंथ तो फील्ड लेंथ, यहाँ पर फोकस दूरी हमारे पास पूछी गई है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास पूछा गया है किस कलर के लिए मिनिमम होता है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा जो रेड कलर है उसके लिए हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे पास मिनिमम होता है रेड कलर के लिए। ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही आ जाएगा। जो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी हरियाणा बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। जो हमारे पास रेसिप रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टिविटी को उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना। और जो कोयल है ये आपको लेंज लॉ से डायरेक्शन निकालना, मैंने आपको बताया था कि लेंज लॉ से हम किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। हमारे पास देख रहे हो, और इसमें जो करंट क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में हमारे पास साउथ की तरह ये बिहेव करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना। द क्वांटिटी मेजर अक्रॉस ए सेल विदाउट, जब हम किसी भी बैटरी में से करंट को नहीं लेते हैं तो उस टाइम पे उसमें जो करंट होता है उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है ना। मान लो ये हमारे पास एक सेल है, इसमें से जब हम करंट नहीं ले रहे तो इसमें अब जो करंट होता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। जब इसको हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर देते और इससे हम इसको करंट को लेते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। फ्रिंज विड्थ यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, व्हाट इज द फिनोमिना डैट केजेस बबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत टाइम रिपीट किया है बहुत। अगला मैंने आपको बताया था जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। यहाँ पर इम्प्योरिटी शब्द आगे आपको डायरेक्टली देखकर डोपिंग कर देना था, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला द मोमेंटम ऑफ फोटोन हमारे पास बिल्कुल सही है, और फोटोन हमारे पास एक मासलेस पार्टिकल होता है। ठीक है ना, और फोटोन को ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता फोटोन को। ठीक है ना, जो फोटोन होते हैं वो ना तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकते हो इसको, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकते। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन अब की बार फोटोन के बारे में ये तो सबको पता होता है, फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है। ठीक है ना, और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज लेस में हम उसको पार्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग इंपैक्ट पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है ना, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल वेरी विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्केल। बिल्कुल सही बात है। रदरफोर्ड डिड अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड नहीं तो गोल्डफॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, जिससे दो इंपोर्टेंट पैरामीटर हमें समझ में आए थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है ना, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीनों में हमारे पास बोथ एक्सेलरेशन एंड एसरसन और रीजन, दो तीनों ही क्वेश्चन में हमारे पास सही है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस, वो इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 सबको पता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, उसमें से टेबल आप सब ने याद कर रखी क्योंकि उसी टेबल से हमारे पास ये पूछा था। ठीक है ना, जिसमें आप गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है ना, लास्ट में रेडियो माइक्रोवेव का यूज कर कर आपको ये करना था। अगला क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस रिपीट हुआ है, छोटे क्वेश्चन में भी था, अब के भी था। ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको पता होगा, इसके नीचे स्केयर कर देते आंसर आ जाता, मल्टीपल टाइम्स मैंने करवा रखा था। ठीक है ना, अगली बात कर सकते बोर रेडियस। ठीक है ना, बोर रेडियस के बारे में आप सबको पता होगा, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था, रदरफोर्ड एटॉमिक पढ़ाया था। ठीक है ना, तो एटम्स चैप्टर में ये हमारे पास मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर सबको पता है क्या होता है। सेमीकंडक्टर हमारे पास एनर्जी बैंड से डायग्राम से आपको बताना है, तो आपको पता होगा ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिनका एनर्जी लेवल कम कम होता है सेमीकंडक्टर, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत बारी क्वेश्चन में आपने करवा रखा था। ठीक है ना, पी टाइप एंड टाइप कौन से डोपेंट यूज करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कई बार बता रखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, और उसके बीच में जो करंट होता है I = NE/AV/d, मैंने आपको बता रखा हूँ। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है ना, जब बाहर से हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो जो कोई भी कंडक्टर होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और इसके बीच रिलेशन आपको कई बार पता होगा। ठीक है ना, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर होती है, और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, ये भी कई बार करवा रखा था। एक दूसरे को जो फोर्स लगता है, इसमें हमारे पास μ0 4π2I1I2/r। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने आपको करवा रखा था। तो अगला क्वेश्चन RMS वैल्यू पूछी गई, बहुत आसान है। टोटल इंटरनल पूछा गया, कंडीशन कई बार क्वेश्चन करवा रखा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत बार क्वेश्चन करवा रखा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी करवा रखा था, किसी भी वेव के साथ। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी जो हमारे पास पार्टिकल होता है जो मोशन में होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है ना, उसी को तो हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है ना, और इस पर मैंने न्यूमेरिकल भी आपसे कई बार करवाए थे। ठीक है ना, अब जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर मल्टीपल टाइम्स मैंने करवा रखा था। ये जो कैपिस्टेंस का था ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर सकते हो, ये थोड़ा सा हमारे पास न्यूमेरिकल आ चुका था। ठीक है ना, वैसे इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा मॉडरेट मान सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडरेट मैं कहूँगी, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास है ये 30 क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट इन्होंने पूछ लिया। ठीक है ना, अब केस स्टडी की बात कर सकते हैं, तो मेरा मानना है जो केस स्टडी है होती है, जो एमसीक्यू होती है और जो केस स्टडी होती है, ठीक है ना, ये दोनों केस स्टडी कोई वो अलग से नहीं पूछ लेते। 20 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, और एमसीक्यू का ही हिस्सा हमारे पास केस स्टडी होते हैं। ठीक है ना, यदि आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, उनके एमसीक्यू को ढंग से किया, तो आपको केस स्टडी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको आपको कुछ थोड़ी नहीं पढ़ने की जरूरत, ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैराग्राफ आपको कुछ बताता नहीं। पैराग्राफ तो वो बस फॉर्मेलिटीज के लिए देख देता है, वैसे आपको खुद पढ़ना होता है। ठीक है ना, अब देखो, वैन यू कोम इन ड्राई एयर, तो हम क्या करते हैं, जब जो कंघे को हम सर में रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण हमारे पास चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है ना, अगला हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल कब होंगे, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव होंगे, तो कितना इक्वल चार्ज आएगा, ठीक है ना, जीरो चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रल होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन दे रखा, वाई वी ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग ए मेटालिक डोर हैंडल आफ्टर मूविंग ऑन फ्लोर विद कारपेट। या तो फिर आप इसको कर देते या फर्स्ट को आप कर सकते, तो बहुत आसानी हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये बोर मॉडल ऑफ एटम्स की कुछ बात उन्होंने कह रखी है। आप बोर मॉडल ऑफ एटम को मैंने कई बार, ठीक है ना, ये लाइमन बार्मर पास, लाइमन एन इज इक्वल टू 1 में, बार्मर 2 में, पास हमारे पास 3 में होता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है ना। तो आई होप बहुत, और ये जो 5 नंबर के थे ये तो हर साल ही पूछे जाते हैं। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, मल्टीपल टाइम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं हाइजन प्रिंसिपल, बहुत बार रिपीट क्वेश्चंस मैंने करवाया था, ठीक है ना। हाइजन प्रिंसिपल, एसी जनरेटर, ठीक है ना। तो तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। एसी जनरेटर, ठीक है ना, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ये तो लगभग सेम ही है। जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें हम किसका यूज करते हो, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बच्चों बहुत इजी एग्जाम था, ठीक है ना। आई होप आप सबके नंबर जो है वो आनी चाहिए। 17 में से 60 प्लस का तो हम ईजिली कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेरा ये, मैंने पेपर को एनालिसिस कर दिया, 60 प्लस। जो 60 नंबर का था वो अगर अब बात करें तो 60 नंबर का, ठीक है ना, जो 60 मार्क्स का था वो तो सिर्फ कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट थे, कोई डेरिवेशंस भी इतनी मुश्किल नहीं थी, सिर्फ कंसेप्ट, ठीक है ना, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड, ठीक, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था 60 नंबर का, ठीक है ना। लगभग 7-8 नंबर के हमारे पास, या 10 नंबर तक हम मान सकते हैं, थोड़े से हमारे पास न्यूमेरिकल पूछे गए थे, डेरिवेशन इतने पूछे अब की बार नहीं गए। तो हम सिर्फ कंसेप्ट थ्योरी और 7-8 नंबर का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। और इसमें हमारे पास बात करें तो जो एमसीक्यू थे वो भी अब की बार बहुत इजी पूछे गए थे, और केस स्टडी थी, ठीक है ना। एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, ठीक है ना, सीएस, ठीक है ना, केस स्टडी एमसीक्यू प्लस सीएस, ये तो एक ही हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे पास एक का ही हिस्सा होता है, एमसीक्यू प्लस सी एस, ये 30 नंबर का आप मान सकते हो। और जो सिंपल डेफिनेशन ये तो पूछी गई है। तो बहुत इजी पेपर था बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।